प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता आचार्य इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी ने पिछले 5 लेक्चर्स का सारा नोट्स तैयार कर लिया होगा। उसको अच्छी तरीके से आपने तैयार भी कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ग संख्या 16 में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देना आवश्यक समझता हूँ, पिछले लेक्चर में वर्ग 16 अर्थात ऑक्सीजन परिवार में उसका जनरल इंट्रोडक्शन, ऑक्सीजन और ओजोन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम वर्ग 16 में सल्फर डाइऑक्साइड से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके बनाने की विधि पर आते हैं। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए सोडियम सल्फाइड को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ और तरीकों पर, कुछ और विधियों पर हम लोग नज़र डालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए अगर सल्फर को जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ उसकी उपस्थिति में जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड या जितने भी धातुओं के सल्फाइड एसिड होते हैं उनको भी वायु की उपस्थिति में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए, ये हमने 2 यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं और ये आयरन पाराइड, अगला जो हमारा टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड का होगा वहाँ पर आप देखेंगे इस आयरन पाराइड से हम सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर वो भी सल्फ्यूरिक एसिड शांत और गर्म होता है, उसमें भी हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सी धातुएं लिख रखी हैं। एग्जाम्पल 1 हम सिर्फ कॉपर से लिख रहे हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इन इक्वेशंस को ठीक इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। कॉपर शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ पानी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो दम घुटने वाली होती है। अगर आप सांस लेंगे तो आपको घुटन महसूस होगी और बहुत तीव्र गंध वाली होती है और ये जल में विलेय होती है। अब हम देखेंगे जो जल में विलेय है, अगर हम इसको जल में विलेय कर देते हैं तो आप पाएंगे जल में घुलने के बाद में ये सल्फ्यूरस एसिड में बदल जाती है। इसका मतलब ये गैस जल में घुल करके अम्लीय प्रकृति यानी अम्ल बनाती है। तो ये हो गई इसकी अम्लीय प्रकृति। जब ये अम्लीय प्रकृति का है, एसिड अम्लीय प्रकृति का होता है और ये गैस अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, तो निश्चित ही ये क्षार या जो ऐसे धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन करके ये लवण बनाएगी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कॉपर हाइड्रोक्साइड से लेते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल में भी होता है, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। देखिए, जैसे पहले चूने के पानी में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे तो ये दूधिया रंग आपको प्राप्त होगा कॉपर सल्फाइड का। अगर हम इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित कर दें तो यह क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन मीन्स ये कैल्शियम बाइसल्फाइड में बदल जाता है। यही रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है। तो कई बार तुलनात्मक भी पूछा जाता है कि ये कौन सी ऐसी 2 रिएक्शंस हैं जो या 2 गैसें होती हैं तो चूने के पानी के साथ एक तरीके का व्यवहार
करती हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके और एक महत्वपूर्ण गुण की तरफ आते हैं, अपचायन को। सल्फर डाइऑक्साइड अपना अपचायक गुण प्रदर्शित करती है। आपको पहले भी मैंने बताया है, जो अपचायक होता है वो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे यौगिक को अपचयित कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि किस प्रकार से अपना अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलय होकर के सल्फ्यूरिक एसिड और 2 नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ये नवजात हाइड्रोजन ही दूसरे यौगिक को अपचयित करने का कार्य करते हैं। जैसे एक हमने पहले एग्जाम्पल यहाँ लिया है कि क्लोरीन का अपचयन यहाँ पर हमने दिखाया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। तो देखिए, ये जलीय विलयन है, इसमें नवजात हाइड्रोजन तैयार हो गए, उत्पन्न हो गए। अब ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके इसको HCl में अपचयित कर दिया। कैसे अपचयित कर दिया? यहाँ 0 है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो गई, इसका अपचयन हो गया। अगर हम इन दोनों पार्ट को मिला करके एक रिएक्शन लिखना चाहें तो सिंगल स्टेप में SO2 + 2H2O + Cl2 = H2SO4 + 2HCl। एक ही स्टेप में लिख सकते हैं और 2 स्टेप में लिखाना चाहें तो 2 स्टेप में लिख सकते हैं। पहला पार्ट सभी में ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन KMnO4 की लिख रखी है। यहाँ भी यही पूछा जाता है, क्या होता है जब KMnO4 के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर भी ये KMnO4 का अपचयन कर देगी। देखिए, KMnO4 यहाँ Mn इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 में यहाँ पर बदल गया है, इसका मतलब अपचयन इसका हो गया है। अब इसी तरीके से आप फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, इनकी भी आप रिएक्शन ठीक इसी तरीके से लिख करके SO2 का अपचायक गुण यहाँ पर आप सिद्ध करेंगे। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, फेरिक सल्फेट के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है, तो सभी में उसका अपचयन होगा। ये इसका अपचायन गुण हो गया। अगले स्टेप में देखते हैं इसका ऑक्सीकारक गुण। तो देखिए, ये भी अपचायन गुण भी प्रदर्शित कर रहा है और ये गैस ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करती है। अब ऑक्सीकारक गुण में क्या होगा? ये दूसरे यौगिक का ऑक्सीकरण करेगी और स्वयं अपचयित हो जाएगी। यहाँ देखें, पहला एग्जाम्पल H2S के साथ में H2S + SO2 = 2H2O + सल्फर। यहाँ आप देखें, H2S है, H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया और SO2 का अपचयन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन, स्टेनस क्लोराइड में देखें आप, यहाँ +2 ऑक्सीकरण अवस्था है और ये सल्फर डाइऑक्साइड की पास करने पर, उसको प्रवाहित करने पर HCl की उपस्थिति में स्टेनिक क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। यहाँ इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखें आप, SO2 ने क्या किया? SnCl2 को SnCl4 में ऑक्सीकृत कर दिया और स्वयं +4 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 यानी सल्फर में परिवर्तित हो गया। तो SO2 का यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन हो गया और SnCl2 का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये आप क्वेश्चन घर में इक्वेशन अपने आप सॉल्व करेंगे। ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसको मर्क्यूरी क्लोराइड में आपको परिवर्तित करना है। ठीक इसी पैटर्न पर रिएक्शन लिखी जाएगी। अब ऑक्सीकारक गुण के बाद अगले एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम इसके गुण पर आते हैं, जिसको कहते हैं विरंजक गुण। विरंजक गुण का मतलब रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना। यहाँ पर आप देखें,
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, अपचायक और अस्थायी। पहली बात, जो SO2 का जो विरंजक गुण होता है उसके अपचायक गुण के कारण होता है, और दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें, यह गुण इसका अस्थायी होता है। मतलब यह रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देगा, परंतु वो रंगहीन होना उसका अस्थायी होता है। बहुत शीघ्रता से ये नमी अवशोषित करके फिर से रंगीन हो जाता है। तो यहाँ इस पर इक्वेशन पे आप नजर डालें। यहाँ देखें, सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलय होकर के नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। यही नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देते हैं। जब ये रंगहीन हो गया, अगर उसी रंगहीन पदार्थ को फिर से आप नम वायु के संपर्क में छोड़ दें, तो आप पाएंगे उसका धीरे धीरे रंग फिर से वापस होने लगता है। इसकी वजह क्या है? यहाँ देखिए, इसने उसका अपचयन किया था और नम वायु मिल जाती है, तो नम वायु मिल जाने से उसका ऑक्सीकरण हो जाता है उस रंगहीन पदार्थ का, तो फिर से वो रंगीन पदार्थ में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग पर आते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी आपको सल्फर डाइऑक्साइड के गुणों के बारे में बताया, अब सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग पर हम लोग आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड शर्करा, पेट्रोलियम इनके शोधन में, ऊन, रेशम ऊन तथा रेशम के विरंजन में, एंटीक्लोर यानी प्रतिक्लोर के रूप में, विसंक्रामक के रूप में, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक के रूप में भी प्रयोग की जाती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि इनके सबके बनाने में भी इनका उपयोग होता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट उपयोग ले लिए। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर वी आकार का होता है, वी शेप में होता है। देखिए, नीचे को बना रखा, अगर ऊपर को बना देंगे आप तो ऐसे ऊपर वी दिखेगा, ये वी हो गया। इसमें एक लोन पेयर है, इसका संकरण, इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड में संकरण होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसके बाद में हम सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इस ग्रुप नंबर 16 में होता है। इसके निर्माण को 5 अंक में पूछा जाता है, तो प्रिय छात्रों इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए इसको आप नोट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम, इससे पहले कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन शुरू करें, सल्फर के ऑक्सी अम्ल पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑक्सी अम्ल मीन्स सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो उसके ऑक्साइड बनते हैं, उससे जो अम्ल होते हैं उनको कहते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल। मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा और वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आप देखिए, आपको फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल थे ग्रुप नंबर 15 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था किस तरीके से वो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें 2 OH लगे हुए हैं, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 या 2 देखिए डबल बॉन्ड से, और 2 OH लगे हुए हैं। ये दोनों हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर इन दोनों संरचनाओं पर आप ध्यान दीजिएगा। H2SO5 ये कैरो अम्ल कहा जाता है, कैरोज एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आप यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड बॉन्ड होने के कारण ये ऑक्सीकारक प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। आप देखें, इसके अलावा इधर जो दूसरा हमने स्ट्रक्चर बना रखा है H2S2O8, यहाँ पर भी देखें एक इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी इसको कहेंगे आप मार्शल एसिड, और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये 2 परऑक्सी मोनो और डाइसल्फ्यूरिक एसिड
और इधर ये दो एसिड, दो हमने आपको इस प्रकार से ऑक्सी हमने बताए हैं। इसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि पहले इसको गंधक को जला करके प्राप्त किया जाता है। इसको साथ ही साथ कसीस का तेल भी कहते हैं, क्योंकि जो ग्रीन विट्रियॉल है, हरा कसीस होता है FeSO4.7H2O, इसके आसवन से सल्फ्यूरिक एसिड को प्राप्त करते थे, तो कसीस का तेल भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सल्फ्यूरिक एसिड का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, इतना ज़्यादा उसका उपयोग है सभी अम्लों में, इसलिए को किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, अम्लों का राजा। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की तरफ आते हैं कि इनको हम औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण इसके प्रिपरेशन है, औद्योगिक निर्माण है। शीश कक्ष विधि यानी लेड चैम्बर प्रोसेस, संपर्क विधि अर्थात कॉन्टेक्ट प्रोसेस। देखिए, जो शीश कक्ष विधि होती है, इसमें अशुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, डाइल्यूट बनता है, इसमें सस्ता भी पड़ता है। लेकिन जो संपर्क विधि से जो एसिड बनता है, ये शुद्ध होता है, काफी शांत होता है। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों विधियों का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर एक बार से हम आपको बताना चाहेंगे कि यह 5 अंक में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चूंकि ये औद्योगिक निर्माण है, तो इसको हम 3 पार्ट में लेकर के अध्ययन करेंगे। पहले सिद्धांत, फिर नामांकित चित्र और बाद में उसकी विधि का वर्णन। तो सबसे पहले हम लोग सिद्धांत पर आते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके पहले हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त करेंगे। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्राप्त हो जाने के बाद इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में अवशोषित करते हैं, जिससे हमको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत में इतना हो जाने के बाद अब आप नामांकित चित्र के ऊपर नजर डालें। देखिए, नामांकित चित्र में सबसे पहले यहाँ पर हमने बर्नर कक्ष बना रखा है, जहाँ पर सल्फर या आयरन क्लोराइड को जलाएंगे। क्योंकि यहाँ से वायु इसको यहाँ पर प्रवाहित करते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में ही सल्फर या आयरन क्लोराइड जलेगा। उसके जलने के बाद में इसको हम लोग धूल कक्ष में भेजते हैं। ऊपर से यहाँ से स्टीम पास करेंगे, भाप पास करेंगे। देखिए, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें धूल और मिट्टी के कण भी साथ में इसमें उत्पन्न होते हैं। तो उन सबको हमको यहाँ भाप जब प्रवाहित करेंगे तो धूल कक्ष में वो सब भारी होकर के नीचे बैठ जाते हैं, और उसके बाद में आगे डस्टलेस गैस आगे पास बढ़ती है। अब यहाँ से देखें, यहाँ इसको नाइट्रल पात्र में भेजते हैं। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड रखा होता है। यहाँ गर्म जब ये गैस यहाँ इसके संपर्क में आएगी, मतलब वायु O2 इसमें होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मिक्सचर जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में क्रिया करके ये नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO और NO2 उत्पन्न होते हैं। अब इस गैसीय मिश्रण को हम लोग यहाँ आगे ग्लोवर टावर में भेज देते हैं। देखिए, ग्लोवर टावर में इसमें देखिए पत्थर भरे हुए हैं। ऊपर से यहाँ पर दो आप देख रहे हैं, इसमें 2 फव्वारे लगे हुए हैं। एक फव्वारा देखिए, ये यहाँ ऊपर से होते हुए यहाँ गेलूसक टावर से आता है। ये देखिए, यहाँ इस तरीके से आता हुआ गेलूसक टावर से होता हुआ यहाँ पर ये गिर रहा है। दूसरा इसका देखिए कनेक्शन कहाँ से है, जो शीश कक्ष से यहाँ से एसिड आता है वो इसमें गिर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ग्लोवर टावर में क्या क्या होता है। एक बात पहले ये समझ लीजिए, जब ग्लोवर टावर में ये गैसीय मिश्रण यहाँ से पहुँचता है, तो चूंकि यहाँ पर आप इसको जला करके भेज रहे हैं, यहाँ गर्म कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पहुँच करके जब ऊपर से ये सब फव्वारा ऊपर से गिरता है, तो पहली बात इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाने के बाद यहाँ से जो ये गेलूसक टावर है, गेलूसक टावर से यहाँ से जो शांत सल्फ्यूरिक एसिड में जो बची हुई गैसेस होती हैं, देखिए यहाँ पर शीश कक्ष से बची हुई गैसेस में घुल करके ये वापस यहाँ पर गिरा है।
तो गैल्यूसन टावर से जो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो इसी फव्वारे से गिर रहा है। साथ ही साथ यहाँ से आप देखें जो नाइट्रल पार्ट से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NONO2 SO2 और ऑक्सीजन का जो मिश्रण इधर आया था, ये अब यहाँ से होते हुए कहाँ पास हुआ है? ये शीर्ष कक्ष में गया है। ये लेड के बने हुए चैम्बर हैं, ऊपर से देखिए भाप प्रवाहित हो रही है। यहीं पर इन लेड चैम्बर में शीर्ष कक्ष में यहाँ पर SO3 ये गैस पानी में घुल करके किसमें बदल जाती है? ये सल्फ्यूरिक एसिड में लगभग 65% एसिड आ जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड इस वाले फव्वारे से गिर रही है। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल टावर में दो महत्वपूर्ण यहाँ पर और काम हो रहे हैं। ये पहली बार मैंने बताया था, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दूसरा, अब गैसीय मिश्रण इसमें जो यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से जो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है, ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। साथ ही साथ ये यहाँ से जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शीर्ष कक्ष से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैसें गर्म थी, उनके संपर्क में आने से उनमें से उसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर तुलनात्मक कुछ शांत हो जाता है। वो यहाँ से लेकर के शीतलक मिलाते हैं, यहाँ इसको ठंडा करते हैं, फिर ठंडा करके ये यहाँ ऊपर गैल्यूसन टावर में गिरता है। गैल्यूसन टावर में जब ठंडा एसिड गिराते हैं, इधर से जो शीर्ष कक्ष में जो बची हुई जो भी गैसेस हैं, शीर्ष कक्ष में जो भी बची हुई अनरिएक्टेड गैसें होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ गैल्यूसन टावर में अवशोषित हो जाती हैं। इस बार इसका साइकिल कंप्लीट करके हमको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब इसका विधि में जो सारी हमने नामांकित चित्र में आपका वर्णन बताया है, यही विधि होगी। हम इसके अगले पार्ट में इसके रिएक्शंस हम आपको किस वाले चैम्बर में कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसको लिख करके समझा देते हैं आपको। अब हम लोग शीर्ष कक्ष विधि में चित्र को समझ लेने के उपरांत उसका विधि एक बार उसका वर्णन समझ लेते हैं। बर्नर कक्ष में जैसे पहले भी मैंने बताया, बर्नर कक्ष में सल्फर या आयरन पाराइड को जलाने के बाद SO2 गैस प्राप्त कर लेते हैं। इस SO2 गैस को हमने धूल कक्ष में भेज दिया। धूल कक्ष में जैसे मैंने बताया था, वहाँ ऊपर से भाप आती रहती है और वो भाप धूल मिट्टी के कण जो उसमें होते हैं उनको नीचे बैठा देती है और गैस को अगले चैम्बर में हम भेजते हैं। जब कुछ हम सब सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, तो एक जो आपने अभी कापी के ऊपर अपने इसका डायग्राम बनाया होगा उस पर आप नज़र रखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको बोर्ड पर इस समय डायग्राम नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब धूल कक्ष से उस गैस को नाइट्रल पात्र में भेज रहे हैं। वहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पर है, वो गर्म करने पर, गर्म गैसों के संपर्क में आने पर नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ये नाइट्रिक एसिड अब अपघटित होकर के NO2 बनाता है। साथ ही साथ जो पीछे से वहाँ स्टीम भाप उसमें प्रवाहित की गई थी धूल के कणों को हटाने के लिए, तो कुछ नमी NO2 से क्रिया करके NO गैस भी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी बनाती है। अब देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन यानी वायु है, NO और NO2 ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इतना गैसीय मिश्रण यहाँ पर है। ये सारा गैसीय मिश्रण अब आगे हम इस ग्लोबल टावर में भेज दिए। वहाँ जब ग्लोबल टावर में जाएगा, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ऊपर से दो फव्वारे हैं। ग्लोबल टावर में नीचे से इस गैसीय मिश्रण को भेज रहे हैं, ऊपर से दो फव्वारे गिर रहे हैं। एक में गैल्यूसन टावर से आने वाला फव्वारा और दूसरा शीर्ष कक्ष से आने वाला फव्वारा। शीर्ष कक्ष से जो फव्वारा है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है और जो गैल्यूसन टावर से आ रहा है उसमें नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड मुख्य रूप से है, वो गिर रहा है। तो जैसे देखेंगे सब ऊपर से फव्वारे गिरेंगे तो गैसीय मिश्रण जो होता है वो ठंडा हो जाता है, अर्थात उसका टेम्परेचर
कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाने के बाद यहाँ पर SO2, NO2 और नमी, कुछ उसमें ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है, उसमें पानी भी है, वो आपस में मिलकर के कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी बना लेते हैं। उसके अतिरिक्त जो ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है और नीचे से गर्म गैसें उसमें जा रही हैं, तो गर्म गैसों के संपर्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आने से वो कुछ सांद्र भी हो जाता है, तो उसकी सांद्रता एसिड की यहाँ बढ़ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जो गेलुसफ टावर से नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड आया था, वो यहाँ पर जल के संपर्क में आने पर अपघटित हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यहाँ मुक्त हो जाते हैं, ये फिर हमारे काम आ जाते हैं और ये गैसीय मिश्रण हम आगे उसको हम शीश कक्ष में भेज देते हैं। गैसीय मिश्रण शीश कक्ष में चला जाएगा और जो द्रव है, जो सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब निचले हिस्से में बैठ करके वो टंकी के निचले हिस्से में आ जाएगा, उसको हम शीतलक में भेज देते हैं। अब गैसीय मिश्रण हमारा शीश कक्ष में पहुंच गया। जो शीश कक्ष जिसके आधार पर इस विधि का नाम पड़ा हुआ है, वो लेड के बने हुए चैम्बर होते हैं। हमने चित्र में अपने 2 चैम्बर दिखाए थे, आप 3 चैम्बर भी दिखा सकते हैं। तो लेड के जो कक्ष बने होते हैं, उसमें हम निचले हिस्से से गैसीय मिश्रण को प्रवाहित करते हैं और ऊपर से भाप प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पर SO2, O2 स्टीम यानी भाप के संपर्क में NO की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ डाइल्यूट होता है। इसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम ग्लोवर टावर में भेज रहे हैं। इसके बाद में देखें, गेलुसफ टावर में जो शीतलक ग्लोवर टावर से नीचे गिर करके शीतलक में ठंडा हो गया था सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम गेलुसफ टावर में ऊपर से गिराते हैं। इसके अतिरिक्त जो शीश कक्ष था, शीश कक्ष में जो बची हुई गैसें हैं, वो बची हुई गैसें हम गेलुसफ टावर में निचले हिस्से से प्रवाहित करते हैं। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है, नीचे से ये गैसें जा रही हैं, तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड उनको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने लेने से ये हमारे नाइट्रोजन के आयन फिर से हमको हमारे उपयोग में आ जाते हैं, बेकार नहीं जाते हैं। इसलिए ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। ये ग्लोवर टावर में फिर से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से ये प्रोसेस करने से इसको हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र ना होकर के डाइल्यूट होता है। अब आप देखिए, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम सांद्र भी कर सकते हैं। चैम्बर अणु को सांद्र करने के लिए मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, कास्केट और गेलार्ड विधि। इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम गैसीय मिश्रण को पास करके ऊपर से धीरे धीरे हम ये सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं। दोनों विधियों में चित्र में थोड़ा सा केवल फर्क है। ऊपर से धीरे धीरे हम सल्फ्यूरिक एसिड गिराते हैं, नीचे से गैसीय मिश्रण को पास करते हैं, तो वो गर्म गैसों के संपर्क में आने पर उसमें का पानी भाप बन के उड़ जाता है और शांत सल्फ्यूरिक एसिड हमको प्राप्त होता है। देखिए, अब कल के जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम लोग संपर्क विशिष्ट सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेंगे। इस विधि में शांत सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात पहले हमको ओरियम प्राप्त होगा। लगभग जो सिद्धांत इसका यहाँ होगा, वो सल्फर को या आयरन पायराइड को जलाने के बाद में SO2 प्राप्त करेंगे और जो SO2 गैस होगी उसका ऑक्सीकरण करके SO3 गैस बनाएंगे और उसे इस विधि में शांत सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त करते हैं। ओलियम प्राप्त करने के बाद हम उसे अपना डाइल्यूशन करके जितनी परसेंटेज, जितनी सांद्रता का हमें एसिड प्राप्त करना है, प्राप्त कर लेते हैं। ये हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आज के लिए थोड़ा आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। अभी पहले हमने आपको SO2 के बारे में बहुत कुछ समझाया था, वहीं पर हमने SO2 के निर्माण में कुछ क्वेश्चंस आपको धातुओं के साथ रिएक्शंस के लिए दे रखे थे। ऑक्सीकारक और अपचायक गुण में भी आपको हमने कुछ वहीं पर इक्वेशन लिखने के लिए आपको हमने यौगिकों के फार्मूले लिख दिए थे। वो वाली सारी इक्वेशंस आपको लिखना है और ये भी आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। ये अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस
ऑक्सीकारक और उपचायक गुण प्रदर्शित करती है। तो इसमें आप कम से कम दो एग्जाम्पल दोनों प्रकार के लेकर के आप उनको सिद्ध करेंगे कि ऑक्सीकारक भी और अपचायक भी है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बताना है कि SO2 गैस का विरंजन कैसा होता है और ये विरंजन अस्थायी क्यों होता है। तो प्रिय छात्रों, ये सारा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग संपर्क विशेष सल्फ्यूरिक एसिड का अध्ययन करेंगे। और तब तक आप खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।